नमस्कार दोस्तों। हम क्लास 7 के एनसीईआरटी को कवर कर रहे थे। इसमें हमने अभी तक चैप्टर नंबर 10 तक डिस्कस कर लिया। लास्ट चैप्टर में हमने ये समझा था कि पादपों में जो लाइफ का प्रोसेसेस होता है वो किस तरीके से होता है। उसमें हमने 2 प्रोसेस को समझा था। एक तो पादपों में हमने श्वसन को समझा था और फिर हमने देखा था कि पादप अपना भोजन ग्रहण कैसे करते हैं। ठीक बात है? आज के सेशन में हम प्रकाश और प्रकाश के माध्यम से जो छाया बनती है और प्रकाश का जो परावर्तन होता है, इन दोनों टॉपिक्स के बारे में समझने वाले हैं। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, अगर प्रकाश के स्रोत की बात करें तो हमारी पूरी पृथ्वी पे प्रकाश का मुख्य स्रोत है सूर्य। अगर हमारे पृथ्वी पे जीवन संभव है तो इस जीवन के पीछे का मुख्य कारण है सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा। और सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा की मदद से ही पादप अपना भोजन बना पाते हैं और फिर पादपों द्वारा बनाए गए भोजन को जो मानव है वो और जो जंतु है वो ग्रहण करते हैं। ठीक बात है। तो हमारे पृथ्वी के ऊपर प्रकाश के स्रोत के रूप में हमें मुख्यतः सूर्य देखने को मिलता है। इसके अलावा भी आपको कई सारे ऐसे पदार्थ हैं या कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जिससे अपना खुद का प्रकाश उत्सर्जित होता है। जैसे तारे हैं, जुगनू है, फिर जो बिजली गिरती है, बिजली में भी उनका अपना प्रकाश होता है। अब हालाँकि मानव जो है वो कृत्रिम प्रकाश का सबसे प्रारंभिक उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, मानवों द्वारा आग जलाना। तो आग जब मानवों ने जलाना सीखा था और ये सीखा था कब? नवपाषाण काल में। आपको ध्यान में रखना है। जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊँगा तो आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आग के आविष्कार ने पूरे मानव समाज की दिशा को ही बदल दिया। तो मानव ने जब आग जलाना सीखा तो ये कृत्रिम प्रकाश को उत्सर्जित करने का पहला उदाहरण था। लेकिन धीरे-धीरे मानव ने विकास करके तेल से भी आग जलाना सीखा, मोम से आग जलाना सीखा, है ना? तो इसके माध्यम से मानव ने अपने जीवन को ज़्यादा आसान बना लिया। वर्तमान समय में हमें प्रकाश के मुख्य स्रोत के रूप में विद्युत प्रकाश देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलती है। अब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको एलईडी के बारे में दिया गया है, जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। एलईडी क्या होते हैं? तो एलईडी यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड, यानी इसको हम हिंदी में प्रकाश उत्सर्जक डायोड भी कहते हैं। तो ये ऐसे प्रकाश के स्रोत हैं जो कि आधुनिक हैं और ये बहुत कम विद्युत शक्ति का उपभोग करते हैं। जो परंपरागत विद्युत बल्ब थे जो कि इस तरीके के होते थे और इनसे पीली रोशनी निकलती थी। तो इस बल्ब की तुलना में जो एलईडी होते हैं वो बहुत ही कम विद्युत शक्ति का उपभोग करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पर्यावरण के लिए ज़्यादा अनुकूल है। फिर इसके लाभों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर एलईडी जो बल्ब हैं उनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई सारे महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं, है ना? फिर एलईडी दीप जब कार्य करना बंद कर देते हैं तो हमें इससे सामान्य कचरे में फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि इसका पुनर्चक्रण किया जाना चाहिए। और ये जो पुनर्चक्रण है, ये वर्तमान में हम जिस सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं, जिस चक्रीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, जो कि पर्यावरण के लिए अनुकूल है और अपशिष्ट को कम से कम करने की बात करता है ना? ताकि अपशिष्ट का प्रबंधन अच्छे से हो सके। हमारे पर्यावरण में जो अपशिष्टों के कारण कचरा उत्पन्न होता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है, तो इस नुकसान से बचाने के लिए हम जिस सर्कुलर इकोनॉमी की बात आज करते हैं, उसी सर्कुलर इकोनॉमी के तहत इस खराब हुए एलईडी का हमें पुनर्चक्रण किया जाना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब कौन-सा पदार्थ अपने से प्रकाश को उत्सर्जित करता है या किस पदार्थ के पास स्वयं का प्रकाश होता है और किस पदार्थ के पास नहीं होता है, इसके आधार पे हम पिंडों को 2 तरीके के पिंड में विभाजित करते हैं। सबसे पहला होता है दीप्त पिंड और दूसरा होता है अदीप्त पिंड। दीप्त पिंड ऐसे पिंड होते हैं जो कि अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जैसे सूरज हो गया, तारे हो गए। इन दोनों के पास आप देखेंगे, इनके पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है। इसके अलावा जो जुगनू है, जुगनू में भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है और उसके माध्यम से उनका अपना प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो ये सारे ऐसे पिंड हैं जो कि खुद का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। अदीप्त पिंड ऐसे पिंड होते हैं जो खुद का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, जैसे चंद्रमा। आपको चंद्रमा रात में चमकता हुआ दिखता है, लेकिन उसके पीछे की वजह ये है कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से परावर्तित किरणों को हमारे पृथ्वी पे उसको परावर्तित करता है और फिर जब हम इन परावर्तित किरणों को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि चंद्रमा का अपना प्रकाश है। तो चंद्रमा सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण चमकता है, चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है। ठीक बात है? आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि अलग-अलग पदार्थों से प्रकाश का संचरण कैसे होता है। मैंने 6th क्लास की एनसीईआरटी में साइंस की बुक में आपको 3 प्रकार के पदार्थ बताए थे, जिससे होकर प्रकाश आर-पार जा सकता है या नहीं जा सकता, इस आधार पे। तो सबसे पहला पदार्थ होता है पारदर्शी पदार्थ।
इससे होकर प्रकाश लगभग पूर्णतः पार हो जाता है। दूसरा होता है पारभासी पदार्थ, जिससे प्रकाश आंशिक रूप से पार हो जाता है। अगर हम पारदर्शी पदार्थ की बात करें तो इसमें आपको कांच देखने को मिलेगा, है ना? आपको याद होना चाहिए, 6th क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आपने मेरी 6th क्लास की एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके पहले उसको देखें, फिर आप 7th क्लास के एनसीईआरटीज़ को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से और एक कंटिन्यूटी के साथ समझ में आएगा। पारभासी पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें से प्रकाश जो है वो आंशिक रूप से पार हो पाता है। उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बटर पेपर का उदाहरण दिया था, याद होना चाहिए आपको। फिर अपारदर्शी पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे प्रकाश आर पार नहीं हो सकता, और इन्हीं अपारदर्शी पदार्थों से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है छाया, जिसको हम इंग्लिश में शैडो कहते हैं। तो शैडो कैसे बनता है अब हम समझते हैं। अब अपारदर्शी पदार्थ की जो परिभाषा है, इसको आपको ध्यान में रखना है, तभी आप छाया को समझ पाएंगे। सबसे पहले छाया कैसे बनती है इसको समझने से पहले हमें यह समझना है कि छाया होती क्या है। तो कोई भी वस्तु जब प्रकाश को रोक देती है, प्रकाश को अवरुद्ध करती है, तो प्रकाश को रोकने के कारण उससे एक काली आकृति का निर्माण होता है, और इसी काली आकृति को जब हम पर्दे पर उतार लेते हैं तो हम इसको कहते हैं छाया। इसी को हम शैडो कहते हैं। ठीक बात है। अब छाया कौन बनाता है समझिएगा। क्योंकि पारदर्शी पदार्थों से होकर प्रकाश आर पार चला जाता है, इसलिए ये छाया नहीं बनाते। छाया बनाने के लिए प्रकाश का अवरुद्ध होना बहुत जरूरी है। बिना प्रकाश के अवरुद्ध हुए जो छाया है वो नहीं बन सकती। फिर पारभासी पदार्थ आंशिक तौर पे प्रकाश को अपने से पार होने देते हैं। इसका मतलब ये छाया तो बनाएंगे, लेकिन इनकी छाया जो है वो हल्की होगी। और चूंकि अपारदर्शी पदार्थ प्रकाश को अपने से आर पार नहीं होने देते, तो जाहिर सी बात है इनकी जो छाया होगी वो गहरी काली छाया होगी, और अपारदर्शी पदार्थ ही मुख्यतः आपको छाया बनाते हुए दिखते हैं। ठीक है। अब छाया को अगर हमें देखना है तो हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तो एक प्रकाश स्रोत की जरूरत पड़ती है, जिसके अवरुद्ध होने से छाया का निर्माण होगा। ठीक बात है। फिर आपको एक अपारदर्शी वस्तु की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अपारदर्शी वस्तु ही छाया का निर्माण करते हैं, क्योंकि ये प्रकाश को अपने से होकर आर पार नहीं होने देते, उनको रोक देते हैं। और फिर इस छाया ये जो छाया बनती है उसको उतारने के लिए एक पर्दा चाहिए। ये पर्दा आपका दीवार भी हो सकता है, ये पर्दा आपका लकड़ी का एक पट्टा भी हो सकता है ना? तो कोई भी पर्दा हमें चाहिए जिसके ऊपर छाया बननी चाहिए। ठीक है। चलिए, फिर आप देखेंगे कि अगर हम अपारदर्शी वस्तु जो कि छाया बनाते हैं, अगर हम उनका रंग बदल दें तो इससे छाया का रंग नहीं बदलता, छाया का रंग हमेशा ही काला होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर छाया से किसी वस्तु के विषय में जाना जा भी सकता है और नहीं भी जाना जा सकता है। यानी किसी वस्तु की छाया देखकर हम ये अंदाजा हमेशा नहीं लगा सकते कि वो किस वस्तु की छाया है। हम कभी लगा भी सकते हैं और कभी नहीं भी लगा सकते। तो हम छाया की तो जो छाया की आकृति होती है, छाया का जो आमाप होता है, यानी कि छाया कितनी बड़ी होगी, छाया की आकृति क्या होगी, छाया कितनी स्पष्ट होगी, ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो कि प्रकाश का स्रोत क्या है। अगर प्रकाश का स्रोत ज़्यादा चमकीला है तो छाया जो है वो ज़्यादा स्पष्ट होगी, आपको ध्यान में रखना है। फिर पर्दे के सापेक्ष वस्तु की स्थिति क्या है। अगर पर्दे के सापेक्ष वस्तु की स्थिति अलग-अलग होती है तो फिर छाया की आकृति अलग हो जाती है, छाया का आकार अलग हो जाता है, और छाया की स्पष्टता में भी हमें अंतर देखने को मिलता है। तो मैंने आपको क्या समझाया कि छाया से हम किसी भी वस्तु के विषय में जान भी सकते हैं और नहीं भी जान सकते हैं। और छाया की जो आकृति होती है, छाया का जो आकार होता है, छाया की जो स्पष्टता होती है, ये प्रकाश के स्रोत पर निर्भर करती है, और प्रकाश का स्रोत जितना ज्यादा चमकीला, छाया उतनी ज्यादा स्पष्ट। ठीक है। और साथ ही साथ पर्दे के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति क्या है, इस पे भी छाया की आकृति और उसका आमाप निर्भर करता है। तो ये दोस्तों हमने बात की छाया के बारे में। अब हम बात करते हैं आज के अपने दूसरे टॉपिक प्रकाश के परावर्तन के बारे में। देखिए, किसी भी दर्पण या चमकीली वस्तु द्वारा प्रकाश की दिशा में जो परिवर्तन किया जाता है, हम इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप मानिए यहाँ पे एक आईना मैंने लगा दिया। अब इधर से एक प्रकाश इस एंगल से आ रही है, तो इस दर्पण से टकराने के बाद, इस आईने से टकराने के बाद ये प्रकाश ऐसे मुड़ जाएगी। तो प्रकाश की दिशा पहले इस तरफ थी, अब प्रकाश की दिशा इस तरफ है। तो किसी दर्पण या किसी भी चमकीली वस्तु के द्वारा प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा जब आप आईने में चेहरा देखते हैं। आप आईने में चेहरा इसलिए देख पाते हैं क्योंकि आपके चेहरे से जो प्रकाश टकराती है, आपके चेहरे का जो प्रतिबिंब आईने में बनता है, तो आपके चेहरे से प्रकाश टकरा के आईने में जाती है, और फिर उस आईने से जो है प्रकाश का परावर्तन होकर आपकी आंखों में पहुंचता है, तभी आप अपने चेहरे को देख पाते हैं। ठीक है। अब समतल दर्पण में आप देखेंगे, दर्पण दरअसल कई प्रकार के होते हैं। एक समतल दर्पण होता है, दूसरा उत्तल दर्पण होता है, और तीसरा अवतल दर्पण होता है। अब इन तीनों प्रकार के दर्पण में हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। अब आप अभी यहाँ पे आप सिर्फ नाम जानिए। तो जो समतल दर्पण होता है,
इस समतल दर्पण में आप जो प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु का, उसका पार्श्व उत्क्रमण हो जाता है। पार्श्व उत्क्रमण का मतलब कि जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं तो आपका बायां हाथ जो है वो दायां हाथ दिखाई देता है ना। तो इसको हम कहते हैं पार्श्व उत्क्रमण। आपका सर नीचे और पैर ऊपर, इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर उत्क्रमण, है ना। अगर जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो उल्टा हो जाए तो हम इसको ऊर्ध्वाधरता उत्क्रमण कहते हैं। लेकिन जब आपका दायां साइड बायां बन जाए आईने में या आपके प्रतिबिंब में और बायां साइड दाहिना बन जाए तो हम इसको पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, हम जब दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं या अपनी बॉडी को देखते हैं तो जो हमारा बायां हाथ होता है वो हमारा दाहिना हाथ की तरह फील होता है। एम्बुलेंस में भी आप देखेंगे कि एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है ताकि जब प्रतिबिंब आईने में बने तो उस प्रतिबिंब में जो एम्बुलेंस है वो सीधा दिखा हुआ लिखे, है ना, सीधा लिखा हुआ दिखे। तो इस तरीके से हमने क्या समझा, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और समतल दर्पण में प्रतिबिंब का क्या हो जाता है, पार्श्व उत्क्रमण यानी कि लैटरल रिवर्सल हो जाता है। इसका मतलब जो बायां है वो दायां बन जाता है और दायां बायां बन जाता है। लेकिन सर उल्टा नहीं होता, है ना, आपको ध्यान में रखना है। पार्श्व उत्क्रमण का मतलब बायां का दायां, दायां का बायां। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं जो पिन होल कैमरा होता है दोस्तों। इस पिन होल कैमरे में जो भी प्रतिबिंब बनता है, जो इमेज बनता है, वो वर्टिकल उसका रिवर्सल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि उसमें जो वस्तु का सर है ना, वो प्रतिबिंब में वो पैर बन जाता है। या इस तरीके से आप देखेंगे, ऐसे, ये अगर ओरिजिनल वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब इस तरीके का बन जाता है। तो सर नीचे आ जाता है और पैर ऊपर चला जाता है। इसको हम कहते हैं वर्टिकल रिवर्सल यानी ऊर्ध्वाधरता उत्क्रमण। ठीक है। चलिए, अब कुछ उपयोगी उपकरण हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। पहला है पेरिस्कोप, जिसको हम परिदर्शी कहते हैं। पेरिस्कोप दरअसल उन वस्तुओं को देख सकते हैं जो हमें सीधे दृश्यमान नहीं है। मान लीजिए ये एक दीवार है, इस दीवार के पीछे ये एक किताब रखी है छोटी सी। अब परिदर्शी के माध्यम से आप इस दीवार के पीछे के इस किताब को देख सकते हैं। कैसे? आप इसको इस डायग्राम से समझिए। होता क्या है, ये रहा एक ऑब्जेक्ट। अब इसमें पेरिस्कोप में दो मिरर का इस्तेमाल होता है। एक तो मिरर आपको 45 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे रहता है, दूसरा मिरर यहाँ पे रहता है। ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट का जो प्रतिबिंब है इस मिरर पे बनता है, फिर इस मिरर से प्रकाश परावर्तित होके यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनता है, फिर यहाँ से हम इस अपनी आंखों से इस दर्पण के माध्यम से, इस वाले, आपको ध्यान देना है, इस वाले दर्पण के माध्यम से हम इस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। और ये दोनों के दोनों दर्पण जो होते हैं वो 45 डिग्री एंगल पे रखे होते हैं। ठीक बात है। तो ये होता है पेरिस्कोप, जो कि सीधे दृश्यमान वस्तु जो नहीं है हम उसको भी देखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो परिदर्शी का इस्तेमाल पनडुब्बियों में आपको देखने को मिलेगा। जो टैंक होते हैं उसमें बिना बाहर आए जो टैंक चलाने वाला चालक होता है वो देखना चाहता है कि आगे कौन कौन से हैं, तो उनको पनडुब्बियों में हो गया, फिर टैंकों में, ये सब देखने में मदद मिलती है। बंकरों में भी इसका इस्तेमाल देखने को मिलता है ताकि जब बंकरों में लोग छुपते हैं तो बाहर कौन है, बाहर किस तरीके का वो है, उसको देखने के लिए बंकरों में लोग इस पेरिस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको बताया कि इसमें दो समतल दर्पणों का अलग अलग कोण पर इस्तेमाल होता है और ये सामान्यतः आपको 45 डिग्री देखने को मिलता है। ठीक है। फिर दूसरा एक उपकरण है कलाइडोस्कोप, या इसको हम कलीडोस्कोप भी कहते हैं। इसको हम बहुमूर्तिदर्शी कहते हैं। इसमें अनेक प्रतिबिंब बनते हैं और कलाकारों द्वारा इसका अक्सर इस्तेमाल देखने को मिलता है। तो जिस तरीके से पेरिस्कोप में यानी परिदर्शी में हमने दो समतल दर्पणों का इस्तेमाल किया था, हम कैलिडोस्कोप में तीन समतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। इन तीनों समतल दर्पण को त्रिभुज की तरह ऐसे जोड़ देते हैं और इसके माध्यम से आप ये सारी जो तस्वीरें देख रहे हैं ये कलीडोस्कोप से ही बनाई हुई तस्वीरें हैं। कलीडोस्कोप में प्रकाश का परावर्तन तीनों दर्पणों से इस तरीके से होता है कि ये अद्भुत आकृतियां बनती है। तो इसीलिए कलाकार अलग अलग आकृतियों को इमेजिन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोस्तों हमारा था चैप्टर नंबर 11, जिसमें हमने प्रकाश किस तरीके से छाया बनाती है, प्रकाश का परावर्तन किस तरीके से होता है, इन दोनों टॉपिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले लाइक ज़रूर करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलता हूँ चैप्टर नंबर 12 के साथ, जो कि हमारे क्लास 7 की एनसीईआरटी के साइंस की बुक का लास्ट चैप्टर होगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।